कोहलर का चिंपैंजी और स्किनर का चूहा यूपीटेट में नंबर दिलाएंगे पूरा पक्का। दोस्तों यहाँ पर यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन दो मनोवैज्ञानिकों को समझना ही होगा। यहाँ पर कोहलर और स्किनर के ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है वो आपको दिए जा रहे हैं जो कि आपकी मेहनत को निश्चित ही सफलता में बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर फिर हम आपके लिए स्किनर और कोहलर के सिद्धांतों की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आज थर्ड पार्ट लेकर आपके लिए हाजिर है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन 101 से लेकर 150 तक यहाँ पर क्वेश्चन इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का कौन सा प्रकार सीखने की दर को सबसे धीमा करता है लेकिन व्यवहार को सबसे ज्यादा स्थायी यहाँ पर बनाता है। चार विकल्प हमारे हैं: सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन या फिर परिवर्तनशील अंतराल। तो देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें परिवर्तनशील अंतराल जो कि है ऑप्शन डी के साथ में, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो पुनर्बलन का कौन सा प्रकार सीखने की दर को धीमा कर देता है लेकिन व्यवहार को सबसे ज्यादा स्थायी करता है। तो देखिए जब हमें कोई इनाम मिलने का समय निश्चित ना हो तो सीखने वाले लंबे समय तक यहाँ पर प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अगली बार रिवार्ड जो है वो कब मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा उत्तर। जब तक समस्या दिखाई नहीं देती तब तक सूझ पैदा नहीं हो सकती। यह कोहलर के किस नियम का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब तक समस्या दिखाई नहीं देती तब तक सूझ पैदा नहीं हो सकती है। ये पूर्णता का, निकटता का, प्रत्यक्षीकरण का, निरंतरता का। तो यहाँ पर विकल्प सी बनेगा प्रत्यक्षीकरण का। कोहलर का ऐसा मानना था कि यदि हमारी जो समस्या है, समस्या के सारे अंग हमारी आंखों के सामने हो, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से यदि वो नहीं होंगे तो मस्तिष्क उनका संबंध नहीं जोड़ पाता है। इसलिए समस्या का सामने रहना जरूरी होता है जब तक हमारी सूझ पैदा नहीं हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, स्किनर बॉक्स में लगी रिकॉर्डिंग मशीन को क्या कहा जाता है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर, ग्राफिक्स रिकॉर्डर, लर्निंग मीटर या रिस्पॉन्स काउंटर। तो यहाँ पर हम इनमें से हमारा उत्तर जो होगा, रिकॉर्डिंग मशीन को कहा जाएगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, है ना। ये मशीन क्या करती थी? ग्राफ के माध्यम से ये दिखाती थी कि चूहे ने कितनी बार और कितनी जल्दी लीवर को दबाया है। आगे देखिए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम में स्मृति चिन्हों को बनने की बात की है। कॉफका के अनुसार ये चिन्ह क्या है? यांत्रिक मशीन है, मस्तिष्क में बने संज्ञानात्मक पैटर्न है, केवल कल्पनाएं हैं या रटने की प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें ये सब चीजें क्या हैं, हमारे मस्तिष्क में बने संज्ञानात्मक पैटर्न होते हैं। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होता है। यानी कि जो कुछ भी हम सीखते हैं तो मस्तिष्क में एक विशेष संरचना या पैटर्न बन जाता है। आगे देखिए, व्यवहार को वांछित दिशा में ले जाने के लिए क्रमिक पुनर्बलन देना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण, शेपिंग या सन्निकटन, विभेदीकरण या विलोपन। तो इनमें से व्यवहार को एक वांछित दिशा में ले जाने के लिए क्रमिक पुनर्बलन देना यहाँ पर शेपिंग या सन्निकटन कहलाता है। ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा उत्तर होता है ना। अब इसके एक उदाहरण को देखें, जैसे सर्कस के जानवर होते हैं उनको सीखा जाता है, जैसे छोटे छोटे कदमों पर, छोटे छोटे सही कदमों पर इनाम देना शेपिंग यहाँ पर कहलाता है। आगे देखिए, कोहलर के प्रयोगों में चिंपैंजी के द्वारा बक्सों का जोड़ना यह सिद्ध करता है कि अधिगम यंत्रवत है। अधिगम में बुद्धि और पूर्व अनुभव का पुनर्गठन होता है। अधिगम केवल अभ्यास से होता है, अधिगम केवल संयोग होता है। तो देखिए अधिगम जो होता है वहां पर निश्चित रूप से बुद्धि और पूर्व अनुभव जो होते हैं उनका पुनर्गठन यहाँ पर होता है। यानी कि सुल्तान जो चिंपैंजी था उसने क्या किया था, अपने पुराने अनुभव थे और उनको सामने रखे बक्सों के बीच एक नया मानसिक संबंध बनाया, जिसे हम संज्ञानात्मक पुनर्गठन कहते हैं। स्किनर के अनुसार अवांछित व्यवहार जैसे कक्षा में शोर करना को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? कठोर दंड देना, उस व्यवहार को नजरअंदाज करना, नकारात्मक पुनर्बलन देना या फिर छात्र को कक्षा से बाहर कर देना। तो इन सब में से यहाँ पर हम उत्तर चुनेंगे उस व्यवहार को नजरअंदाज करना, है ना। अवांछित व्यवहार हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पर सबसे प्रभावित तरीके की हम बात कर रहे हैं दिए गए विकल्पों में से। तो कठोर दंड हम दे नहीं सकते, नकारात्मक पुनर्बल ये भी नहीं दे सकते, छात्र को बाहर भी नहीं कर सकते, तो उसका विलोपन हम जरूर यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा
उत्तर होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि स्किनर ऐसा मानते थे कि यदि कोई गलत व्यवहार पर कोई ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे खुद ही समाप्त यहाँ पर हो जाता है। आगे देखिए गेस्टाल्ट का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कोहलर, काफ्का, क्रिश्चियन वान एरनफेल्स या मैक्स वर्दिमर। तो इन सभी में से ऑप्शन सी जो होगा क्रिश्चियन वान एरनफेल्स, इन्होंने यहां पर सबसे पहले प्रयोग किया था। हालांकि जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दिमर हैं, इन्होंने शुरू किया था, लेकिन गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किया था यहां पर एरनफेल्स ने। चलिए, और कब किया था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1890 में किया था। चलिए आगे लेते हैं। किसी विशेष ध्वनि पर ही चूहे को भोजन मिलना और अन्य ध्वनियों पर ना मिलना उदाहरण है। तो ये किस चीज का उदाहरण यहाँ पर रहेगा? तो यहाँ पर उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन का, स्वतः पुनर्प्राप्ति का, उच्च श्रेणी अनुबंधन का। तो यहाँ पर उद्दीपक विभेदन का ये रहेगा ऑप्शन बी, है ना। जब जीव जो होते हैं वो दो अलग अलग संकेतों के बीच में अंतर करना सीख जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं विभेदन। कोहलर के सूझ सिद्धांत का सबसे बड़ा शैक्षिक निहितार्थ क्या है? रटकर याद करने की आदत डालना, छात्रों को स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना, केवल शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना या अभ्यास के लिए बार बार एक ही कार्य यहां पर करना। तो कोहलर के सूझ सिद्धांत के सबसे बड़े शैक्षिक निहितार्थ की बात की जाए तो वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी के साथ में, छात्रों को स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। जी हाँ, ये सिद्धांत खोज विधि और समस्या समाधान विधि के आधार के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमिक अनुदेशन में पृष्ठ पोषण का क्या कार्य है? छात्र को डराना, पुनर्बलन प्रदान करना, केवल समय बिताना, शिक्षक का काम आसान करना। तो इन सभी में से सही उत्तर हमारा बन जाता है, वो बन जाता है पुनर्बलन प्रदान करना। पृष्ठ पोषण का कार्य क्या होता है? पुनर्बलन को प्रदान करना। स्किनर के अनुसार जब छात्र को तुरंत ये पता चल जाता है कि उसका उत्तर सही है तो उसके लिए एक प्रभावी पुनर्बलन का कार्य ये करता है। आगे देखिए, कोहलर के सूझ सिद्धांत में समग्रता का अर्थ क्या है? केवल समस्या का एक भाग देखना, परिस्थिति को उसके पूर्ण स्वरूप में समझना, रट कर याद करना, दूसरे की नकल करना। इनमें से हम कहेंगे कि समग्रता का जो अर्थ होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, है ना, सूझ के सिद्धांत में। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये पूर्ण चीज को यहां पर स्वीकार करते हैं, जैसे परिस्थिति को उसके पूर्ण स्वरूप में समझना, है ना, और पूरी परिस्थिति का ज्ञान ही सूझ पैदा करेगा। जब तक हमें पूरी परिस्थिति का ज्ञान नहीं होगा तब तक सूझ भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन बी बन जाएगा उत्तर। स्किनर के द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन मुख्य रूप से किसके नियंत्रण पर बल देता है? पूर्ववर्ती उद्दीपक, व्यवहार के परिणाम, आनुवंशिकता, सामाजिक वातावरण। तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन बी के साथ में व्यवहार के परिणाम। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। स्किनर का ऐसा मानना था कि व्यवहार के बाद में मिलने वाले परिणाम ही तय करते हैं कि यह व्यवहार दोबारा होगा या नहीं। मतलब पुरस्कार या दंड जब हमें मिलते हैं तो व्यवहार दोबारा होगा या नहीं ये डिसाइड हो जाता है। आगे देखिए, आहा मोमेंट का संबंध अधिगम के किस मनोवैज्ञानिक से है? थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर या पावलोव। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, कोहलर। देखिए कोहलर कैसे उत्तर होता है? जब हमें किसी समस्या का समाधान अचानक सूझ के द्वारा मिल जाता है तो मनोवैज्ञानिक की भाषा में उसे आहा अनुभव कहा जाता है। स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन दंड से भिन्न है, क्यों है? अब इसका कारण समझते हैं। दंड व्यवहार को बढ़ाता है, ऋणात्मक पुनर्बलन घटाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है जबकि दंड उसे दबाता है। दोनों एक ही हैं, दंड सुखद होता है। तो यहां पर हो जाता है हमारा उत्तर ऑप्शन बी, ऋणात्मक पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है जबकि दंड उसे दबाता है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। कोहलर ने अपने प्रयोग के लिए चिंपैंजी को ही क्यों चुना था? क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध है, उनकी मानसिक संरचना मनुष्यों के सर्वाधिक निकट है, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें केले पसंद है। यहाँ पर हम कहेंगे कि उनकी जो मानसिक संरचना है वो निश्चित रूप से हमारे मनुष्य के सबसे ज्यादा निकट होती है, इसलिए उन्हें उसी को यहाँ पर चुना था। और अंतर्दृष्टि के लिए उच्च स्तर का संज्ञान की आवश्यकता होती है जो कि चिंपैंजी के अंदर ही देखने को मिल सकता था। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने पर भोजन की प्राप्ति क्या है? उद्दीपक, पुनर्बलक, विलोपन या विभेदीकरण।
तो इनमें से यहाँ पर लीवर दबाने पर भोजन की जो प्राप्ति है वो निश्चित रूप से एक पुनर्बलक यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन बी, भोजन वो वस्तु है जो चूहे को लीवर दबाने की अनुक्रिया को मजबूती प्रदान करता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक मैक्स वर्दीमर ने किस घटना का अध्ययन करके सूझ की नींव रखी थी? फाइव फिनोमिना, विस्मृति, संवेग, बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है फाइव फिनोमिना। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा, है ना। फाइव फिनोमिना की गति का भ्रम जो है उसके अध्ययन से वर्दीमर ने साबित किया था कि हम चीजों को समग्रता में देखते हैं। बालक को कक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए स्टार देना स्किनर की किस तकनीक का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टोकन इकोनॉमी, जिसके ऊपर आपने पहले भी प्रश्न यहाँ पर देखे थे। चलिए, ऑप्शन बी बन जाता है उत्तर। कोहलर के सिद्धांत को वन मनुष्य प्रयोग के अलावा किस नाम से जाना जाता है? सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन, प्रयास और त्रुटि। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है पूर्णाकार सिद्धांत। यहाँ पर ऑप्शन बी पूर्णकार, मतलब कि जो गेस्टाल्ट है उसका हिंदी अर्थ ही होता है पूर्णकार या समग्र होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार विलोपन कब प्रभावी होता है? जब दंड दिया जाए, जब अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाए, छात्र सो जाए, जब अभ्यास बढ़ जाए। इन सभी में से उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाए तो वहां पर विलोपन जो होता है वो प्रभावी होता है। जैसे चूहे के प्रयोग में देखा, यदि चूहे को लीवर दबाने के बाद भोजन नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाता है, तो धीरे धीरे चूहा जो है लीवर दबाना छोड़ देगा। सूझ अचानक आती है, यह कथन थार्नडाइक के किस विचार का विरोध करता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, क्रमिक अधिगम या प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, क्रमिक अधिगम। ऑप्शन सी होगा। थार्नडाइक ऐसे मानते थे कि सीखना धीरे धीरे और प्रयासों से होता है, जबकि कोहलर इसे अचानक होने वाली क्रिया मानते थे। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग जो थे किस वर्ष प्रकाशित किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर 1920, 1938, 1950, 1904। इनमें से विकल्प बी 1938 जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में इस प्रयोगों को उन्होंने विस्तार से वर्णित भी किया था। कोहलर के अनुसार सूझ के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? भूख लगना, समस्या का होना, डंडा होना, पुरस्कार मिलना। तो यहाँ पर कोहलर के अनुसार सूझ के लिए सबसे पहली शर्त होती है वो होती है समस्या का होना। सूझ हमें जब ही पैदा होगी जब समस्या हमारे सामने होगी। आगे देखिए, स्किनर के अभिक्रमिक अनुदेशन में छात्र अपनी गति से सीखते हैं, इसे कहते हैं स्वगति सिद्धांत, समूह अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, दंड सिद्धांत। यहाँ पर उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, स्वगति का सिद्धांत। जी हाँ, इसमें छात्र जो है वो अपनी क्षमता और गति के अनुसार जो है पाठ को छोटे छोटे पदों में पार कर लेते हैं। स्किनर के अनुसार व्यवहार के परिणामों द्वारा व्यवहार के परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसे हम क्या कहेंगे? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि या मॉडलिंग। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के विपरीत कौन सा सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है? थार्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का, कोहलर का सूझ सिद्धांत या पावलोव का सिद्धांत। तो देखिए, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के विपरीत यहाँ पर ऑप्शन सी, कोहलर का सूझ सिद्धांत, जो कि है तीसरा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर है। चलिए, स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं? यहाँ पर केवल 1, 2, 3 या 5। तो देखिए, स्किनर ने यहाँ पर प्रकार जो बताए थे वो बताए थे 2 प्रकार। पुनर्बलन जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है ना। यहाँ पर 2 प्रकार इसके बताए हैं। आगे देखिए, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सूझ के लिए मस्तिष्क में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? समाकृतिकता, विलोपन, सामान्यीकरण या संवेग। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा समाकृतिकता। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर उत्तर है। देखिए, समाकृतिकता का अर्थ क्या होता है कि बाहरी दुनिया की जो समस्या का ढांचा और हमारे मस्तिष्क में बनने वाली मानसिक मानचित्र एक समान होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर है। कबूतरों को एक विशिष्ट दिशा में घूमने पर ही दाना देना स्किनर की किस विधि का उदाहरण है? विलोपन, क्रमिक सन्निकटन, स्वतः पुनर्प्राप्ति या दंड। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में क्रमिक सन्निकटन। जी हाँ, ऑप्शन बी। इसे सैपिंग भी कहते हैं और यहाँ पर जटिल व्यवहार सिखाने के लिए छोटे छोटे सही कदमों को पुरस्कृत किया जाए।
कोहलर के चिंपैंजी सुल्तान ने समस्या समाधान के लिए डंडे का प्रयोग किस रूप में किया? एक खिलौने के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक अवरोध के रूप में, एक संयोग के रूप में। तो यहां पर उसने किया था एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में, केले तोड़ने के लिए उसने, है ना। तो यहाँ पर सुल्तान ने डंडे को लक्ष्य यानी कि जो केले थे और स्वयं के बीच एक माध्यम उपकरण के रूप में देखा, जो कि बौद्धिक सूझ का यहाँ पर प्रमाण है। स्किनर के अनुसार दंड का मुख्य दोष क्या है? यह बहुत महंगा है, केवल अस्थायी रूप से व्यवहार को दबाता है, खत्म नहीं करता। इससे बच्चा खुश होता है, इससे सीखने की गति यहाँ पर बढ़ती है। तो यहाँ पर दंड का मुख्य दोष जो है वो क्या है? यह केवल अस्थायी रूप से व्यवहार को दबाता है, खत्म नहीं करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा उत्तर, है ना। दंड देने से व्यवहार जड़ से खत्म नहीं होता है, बल्कि दंड देने वाले की अनुपस्थिति में वह व्यवहार फिर शुरू हो सकता है। आगे देखिए, प्रत्यक्षीकरण का नियम किस अधिगम सिद्धांत का आधार है? प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम। तो यहां पर प्रत्यक्षीकरण का जो नियम है वो है ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहां पर अगला प्रश्न है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत में आर का क्या अर्थ है? रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स, रिएक्शन या रीइंफोर्समेंट। यहां पर स्किनर की आपने आरएस थ्योरी जो है उसे पढ़ा होगा, जहां पर पहले रिस्पॉन्स से अनुक्रिया होती है और फिर यहां पर रीइंफोर्समेंट या स्टिमुलस मिलता है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में कोफका का मुख्य योगदान क्या था? उन्होंने केवल प्रयोग किए, उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से लिखा और फैलाया, उन्होंने व्यवहारवाद का समर्थन किया, उन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में कोफका का मुख्य योगदान जो है वो क्या है? उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से लिखा और उन्हें प्रसारित किया, उन्हें फैलाया। यदि छात्र को होमवर्क करने पर टीवी देखने की अनुमति दी जाती है तो यह स्किनर के अनुसार होगा ऋणात्मक पुनर्बलन, प्रेमिक सिद्धांत, दंड या विलोपन। तो यहां पर हम कहेंगे कि यदि हम छात्र को होमवर्क करने पर टीवी देखने की अनुमति देंगे तो ये एक प्रेमिक सिद्धांत यहां पर होगा। देखिए, प्रेमिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एक अधिक पसंद की जाने वाली क्रिया का उपयोग कम पसंद की जाने वाली क्रिया को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है। आगे देखिए, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि अचानक क्यों आती है? क्योंकि मस्तिष्क थक जाता है, समस्या के तत्वों का मानसिक पुनर्गठन अचानक होता है, क्योंकि यह एक दैवी शक्ति है और क्योंकि चिंपैंजी भूखा था। तो यहां पर हम कहेंगे कि समस्या के तत्वों का मानसिक पुनर्गठन अचानक होता है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए, स्किनर के अभिक्रमिक अनुदेशन का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षक की छुट्टी हो जाती है, प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है, परीक्षा की जरूरत नहीं होती, किताबें सस्ती हो जाती है। तो अभिक्रमिक अनुदेशन का मुख्य लाभ यहाँ पर जो होता है वो होता है ऑप्शन बी के साथ में, प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति में होने वाली अनुक्रिया को स्किनर ने क्या कहा? प्रतिवादी अनुक्रिया, उत्सर्जित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। तो यहां पर हम कहेंगे कि किसी उद्दीपक की जो अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है उसे स्किनर ने क्या कहा है? तो उसे कहा है उत्सर्जित अनुक्रिया। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। कोहलर के सूझ सिद्धांत का उपयोग गणित शिक्षण में क्यों किया जाता है? क्योंकि गणित में रटना जरूरी है, क्योंकि गणित में तर्क और मानसिक समझ पर आधारित है, क्योंकि गणित में चित्र होते हैं, क्योंकि गणित एक कठिन विषय है। तो देखिए, गणित में निश्चित रूप से तर्क और मानसिक समझ पर आधारित होता है, इसलिए कोहलर के सूझ सिद्धांत का उपयोग गणित शिक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन अनुसूची में सबसे प्रभावी अनुसूची जो होगी वो कौन सी होगी? सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल, चर अनुपात, मिश्रित अनुपात। इनमें से यहां पर चर अनुपात जो होगा ऑप्शन सी, चर अनुपात में यह पता नहीं चलता कि कब इनाम मिलेगा, इसलिए अनुक्रय की दर सबसे इसमें ऊंची होती है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार निकटता का नियम क्या कहलाता है? दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, जो चीजें पास होती है मस्तिष्क उन्हें एक समूह के रूप में देखता है, पास की चीजें धुंधली दिखती है, निकटता से नफरत होती है। तो यहां पर हम कहेंगे जो चीजें पास होती है मस्तिष्क उन्हें एक समूह के रूप में देखता है। तो यहाँ पर
ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। और ये प्रत्यक्षीकरण का नियम है जो कि हमें बताता है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे व्यवस्थित करता है। आगे लेते हैं, सक्रिय अनुबंधन किसे कहा जाता है? पावलोव के सिद्धांत को, थायरनडाइक के सिद्धांत को, स्किनर के सिद्धांत को, पियाजे के सिद्धांत को। तो यहाँ पर सक्रिय अनुबंधन जो है वो कहा जाता है स्किनर के सिद्धांत को। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा जो है उत्तर होगा। कोहलर के अनुसार अनुभव सूझ को कैसे प्रभावित करता है? पुराने अनुभव सूझ में बाधा डालते हैं। पुराने अनुभवों का उपयोग नई परिस्थिति में समाधान खोजने के लिए किया जाता है। अनुभव का कोई महत्व नहीं होता, केवल नया अनुभव ही काम आता है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, अनुभव सूझ को कैसे प्रभावित करता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने अनुभव होते हैं उनका उपयोग हम नई परिस्थिति में समाधान खोजने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर होगा। स्किनर बॉक्स का निर्माण स्किनर ने किस विश्वविद्यालय में किया था? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन बी के साथ में हार्वर्ड। जहां हार्वर्ड में बी.एफ. स्किनर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और वहीं पर उन्होंने अपने अधिकांश जो एक्सपेरिमेंट थे वो किए थे। गेस्टाल्टवादियों ने किस अधिगम विधि का कड़ा विरोध किया था? व्याख्यान विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, खेल विधि या प्रदर्शन विधि। तो गेस्टाल्टवादियों ने जिस अधिगम विधि का कड़ा विरोध किया था वो थी यहाँ पर प्रयास और त्रुटि विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। उन्होंने थायरनडाइक के जो प्रयोग थे उनको यांत्रिक और अंधा प्रयास माना था और उन्होंने सूझ को श्रेष्ठ बताया था इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने। स्किनर के अभिक्रमिक अनुदेशन में रेखी मॉडल का क्या अर्थ है? छात्र टेढ़े मेढ़े रास्ते से सीखता है। सभी छात्र एक क्रम में सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। छात्र अपनी मर्जी से कोई पद चुन सकता है या फिर छात्र केवल चित्र देखता है। तो देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कि सभी छात्र एक ही क्रम में सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। रेखी मॉडल में सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सीधा रास्ता ही तय होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। कोहलर के अनुसार सूझ के विकास के लिए स्वस्थ मस्तिष्क क्यों जरूरी है? क्योंकि बीमार व्यक्ति केले नहीं खा सकता, क्योंकि सूझ एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में डंडा पकड़ने की शक्ति होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि सूझ एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और उसे हर बार बैलेंस बनाने पर पिता से शाबाशी मिलती है। यह शाबाशी क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है, धनात्मक पुनर्बलन, दंड है, स्वाभाविक उद्दीपक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चे को शाबाशी मिलना एक धनात्मक पुनर्बलन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, धनात्मक पुनर्बलन। स्किनर और कोहलर दोनों के सिद्धांतों में समानता क्या है? दोनों पुनर्बलन को मानते हैं, दोनों रटने का समर्थन करते हैं, दोनों मानते हैं कि अधिगम के लिए सक्रियता अनिवार्य है, दोनों का मानना है सीखना अचानक होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों मानते हैं कि अधिगम के लिए सक्रियता अनिवार्य है। जी हाँ, दोनों ही सिद्धांतों में सीखने वाला निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता है, बल्कि समस्या को सुलझाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे सक्रिय रहना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा स्किनर और कोहलर सिद्धांतों की सीरीज का थर्ड पार्ट, और यहाँ पर ये होता समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया है उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।